जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, साइंस विज्ञान का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चले साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में साइंस विज्ञान से बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ना तो गतिज ऊर्जा ना तो स्थितिज ऊर्जा, या फिर डी ऑप्शन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो साथियों, इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ½ mv²। ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आंसर बताइए, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा। तो देखिए साथियों, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है, तब तारों के बीच उन धाराओं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशाओं में लगते हैं, जिस कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह क्या होती है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है और इस संबंध को जूल के नियम द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इस नियम को जूल का नियम बोला जाता है। आगे देखिए, विभिन्न रंगों के समूह को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण पट्टी कहा जाता है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, वर्ण पट्टी। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। ये क्लास आपको डेली सुबह लाइव चैट के साथ दिया जाता है, ठीक है। तो डेली आप सभी क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा को बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। विद्युत धारा का मान नियत रहता है, ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, ये भी नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा में होता क्या है कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। एसी करंट में क्या होता है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता रहता है। आगे देखिए, आपतन का कोण इनके बीच का कौन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपतन का कोण कैसे होता है। मान लीजिए ये दर्पण है और ऊपर आपका परावर्तक सतह है, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। यहाँ पे
एरो का सिंबल दे देते हैं और बीच में ये आपका हो गया अभिलंब। तो आपतन कोण कहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर है आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के जो बीच कोण बनता है उसी को बोला जाता है आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R। ठीक है, ये परावर्तन का नियम है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर लगाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। कभी कभी ऑप्शन में न्यूटन का तीसरा नियम भी देता है, तो ये भी सही है। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम पर काम करता है या फिर रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ क्या ले जाती है। चलिए फटाफट से आंसर करते चलिए। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ क्या ले जाती है, तो याद रखिएगा ऊर्जा को ले जाती है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ऊर्जा। और ध्वनि तरंग की बात करें ठोस में सबसे अधिक होती है, ठोस के बाद कम होता है द्रव में और द्रव से भी कम होता है गैस में। और ध्वनि तरंगे जो है कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती है, इसे भी ध्यान रखना है। F = R/2 किसके लिए मान्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर लगाइए। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा F बराबर R/2 जो है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे देखिए, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो देखिए साथियों, किसी अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा 11 के लिए, तो वास्तविक होता है। हालांकि यहाँ पर आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए क्योंकि वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा और सीधा कब होता है, जब आभासी होता है। तो आंसर यहाँ पे बी और सी दोनों होगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, किस नियम से ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा किस नियम से मिलती है। सही आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ध्यान रखिएगा। उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बैरोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या होता है, ताप मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर वायु की गति, बल तथा दिशा मापने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। गैल्वनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग सी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। जस्ता की परत चढ़ी होती है जंग से बचने के लिए। आगे देखिए, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो यानी कि जनरेटर, ठीक है, जिसको जनित्र भी बोला जाता है। ये क्या करता है? तो डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो काम करने के लिए सबसे पहले इसको घुमाना पड़ता है, और घुमाना आपका क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। और जब ये घूमता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और एक मोटर क्या करता है? मोटर जो पंखा होता है जो घूमता है, तो उसको सबसे पहले बिजली देना पड़ता है, तब वो जाकर घूमता है। तो सबसे पहले बिजली देंगे तो वो विद्युत ऊर्जा हो गया, और बाद में घूमता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। आगे देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो देखिए साथियों, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि प्रकाश के वेग पर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अच्छा, प्रकाश की वेग की बात करें, हवा या निर्वात में कितना है? तो याद रखिएगा, हवा या निर्वात में है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक शास्त्री, ठीक है। और इन्होंने ही E बराबर mc² दिया था, ये फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी का भी आंसर इस क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए। तो 18 के लिए अगर आप लोग ऑप्शन सी बता रहे तो बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम तरंगों की आवृत्ति को अवश्रव्य आवृत्ति बोला जाता है, ठीक है। और श्रव्य आवृत्ति क्या है? श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जिसे हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, इसी आवृत्ति तक के तरंग को हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, और इसी को बोला जाता है श्रव्य तरंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, तो आंसर क्या होगा? 20 हर्ट्ज से कम। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? चलिए 20 के लिए आंसर लगाइए। अब आप लोग कहेंगे ये अटपटा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कैसे आएगा? तो यकीन मानिए, ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण छोटी जी का मान क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 9.8 होता है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड पर पावर -2। अगर ये नहीं देंगे तो -2 लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट के लिए। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? सही जवाब है, नाइक्रोम का तार इस्तेमाल होता है। और टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो विद्युत के जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ठीक है।
बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होगा? सबसे कम। 24 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सबसे कम। इसीलिए बैगनी कलर जो है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है और लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल कलर जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो साथियों टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शुष्क सेल। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों इस क्लास के बाद दोपहर 3 बजे की क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज दोपहर 3 बजे की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया है। 2010 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं उसका रिविजन करने वाले हैं दोपहर 3 बजे से, ठीक है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन में, ठीक है। इसके साथ साथ दांतों के दर्द रहित चिकित्सा आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक्स किरण एक उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरण किसका एक उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक्स किरण का पता किसने लगाया था? तो रोंटगन ने। यहाँ पे लिख देते हैं, रोंटगन ने एक्स किरण की खोज किया था। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवहन के सिद्धांत से। यहाँ पर डी ऑप्शन याद रखिएगा। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बायोफोकल लेंस का, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में पूछे किस लेंस का इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए। तो देखिए साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है। मोटर कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है हेडलाइट में। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किस कारण? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सतही तनाव के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? स्प्रिंग को खींचना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। और आटे से रोटी बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक, तो दोनों परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग को खींचना। इलेक्ट्रिक अलार्म में
और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कल हमने आपको बताया था कागज़ का जलना कैसा परिवर्तन है, तो मिस्टेक से हमने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। कागज़ का जलना भौतिक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और लेकिन पूछे कागज़ का फटना क्या है, तो कागज़ का फटना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कमेंट किया था सोनी कुमारी ने। चलिए, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, लेक्लांसे सेल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक अलार्म में। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? चलिए, ऐसे तो आप सभी जानते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो सबसे अधिक होता है हवा या निर्वात में। लेकिन ऑप्शन में तो देखिए हवा या निर्वात नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से किसमें होगा? चलिए बता देते हैं, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक होगा पानी में। किसमें होगा? पानी में। ध्यान रखिएगा। समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो 36 के लिए आंसर क्या होगा? समुद्र का जो पानी है नीलापन किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, देखिए प्रकाश की गति जो होती है ये किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है प्रकाश की गति उतनी ही कम होती है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका होता है 1.3, ठीक है, या फिर 1.30 लिख सकते हैं। नायलॉन का अपवर्तनांक होता है कितना? तो 1.53। एक ग्लास का अपवर्तनांक यानी कि शीशा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.50। तारपीन के तेल का कितना होता है? तो 1.47। अब अभी हमने आपको क्या बताया था कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम किस में होगा? तो नायलॉन में सबसे कम होगा। इससे अधिक किस में होगा? ग्लास में होगा। इससे अधिक तारपीन के तेल में, और सबसे अधिक होगा पानी में, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक चारों ऑप्शन में से सबसे कम है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? चलिए आंसर बताइए, अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तरंगे। ठीक है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? देखिए साथियों, भौतिकी की बात करें या फिर भौतिक विज्ञान में क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह ताप होता है जो अपना चुंबकीय गुण हमेशा के लिए खो देता है और उसकी जगह चुंबकत्व प्रेरण ले लेता है। तो आंसर इसका हो जाएगा चुंबकीयता से संबंधित है क्यूरी ताप। आपको आंसर रेडियो सक्रियता नहीं करना है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? चलो 39 के लिए आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ से एक सवाल उठता है, अभी तो हम आंसर आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और कौन सा नहीं होता है? तो एक बात को आप लोग साफ साफ याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा वे तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है। तो बताइए इसमें निर्वात में कौन नहीं चल सकता है? तो ध्वनि नहीं चल सकता है, जबकि रेडियो, अवरक्त, परावैंगनी ये सभी चल सकती है। तो ध्वनि आपका चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन आज का थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए।